हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स के इस प्लेटफॉर्म पर जहां मिलता है आपको एजुकेशन बिल्कुल ही फ्री। बात करें हम किंडरगार्टन की या फिर वो क्लास 12th, सारे क्लासेस के वीडियो लेक्चर्स आपको दिए जाते हैं बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट और वो भी पूरे क्वालिटी कंटेंट के साथ। मैं शुभम श्रीवास्तव लेकर आया हूं आप सभी के लिए क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की सीरीज। और आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस कहने का मतलब यह है कि हमसे जो सवाल पूछा जाएगा वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है और हमारा आंसर करने का तरीका ऐसा होगा कि हम चीजों को एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। तो एक एक करके देखते हैं कि भाई हमसे इस लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में कौन कौन सी चीजें पूछी गई हैं और हम उसका किस तरीके से जवाब देते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये आ रहा है कि इन्यूमरेट द डिफरेंसेस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कहने का मतलब है कि एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में जो डिफरेंस है वो हमें बताना है। हमने ऑलरेडी अपने माइंड मैप में पढ़ा है, हमने अपने शॉर्ट आंसर में भी देखा था और अब हमारे पास ये लॉन्ग आंसर में भी ये पॉइंट आ गया है कि भाई एसेक्सुअल और सेक्सुअल के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि भाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम जानते हैं कि ये यूनिपेरेंटल चीज होता है। कहने का मतलब कि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, यहां पर एक पेरेंट से काम बन जाता है। और बात करें जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो ये एक ऐसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें कि मेल पेरेंट एंड फीमेल पेरेंट दोनों की जरूरत पड़ती है। मेल पेरेंट से निकल करके आना है मेल गैमेट को और फीमेल पेरेंट से निकल करके आना है फीमेल गैमेट को और फिर दोनों को होना है फ्यूज, जिससे बनेगा एक नया ऑफस्प्रिंग। एक अकेला पेरेंट सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शो नहीं कर सकता। वही चीजें यहां पर लिखा है कि मेल एंड फीमेल पेरेंट्स आर इन्वॉल्व्ड। किस वाले पार्ट में? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और एसेक्सुअल वाले पार्ट में लिखता है कि ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व। कहने का मतलब यह है कि एक अकेला पेरेंट सामने आएगा, बोलेगा कि मेरा बॉडी सक्षम है अपने ही जैसे दिखने वाले एक नए यंग वंस को जन्म देने के लिए। चाहे वो बाइनरी फ्यूजन के थ्रू ये काम को करवा ले या फिर वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू ये काम को करवा ले, वो बडिंग के थ्रू करवा ले या फिर मल्टीपल फ्यूजन के थ्रू करवा ले, वो अकेला बॉडी एक नए ऑफस्प्रिंग को जन्म देने में सक्षम है। सेकेंड डिफरेंस यहां पर लिख रहा है कि गैमेट फॉर्मेशन डज नॉट टेक्स प्लेस। किस वाले पार्ट में? तो एसेक्सुअल वाले पार्ट में। यहां पर एक स्पेशल केस को हम देखेंगे कि यहां पर गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है। अगर हम बात करें अमीवा के अंदर होने वाले बाइनरी फ्यूजन की, अगर ये अमीवा का बॉडी है, इसको सिंपली टूट जाना है दो छोटे छोटे अमीवाज में, इससे ज्यादा कुछ नहीं होना है। तो इस केस में गैमेट फॉर्मेशन नाम की चीज होगी ही नहीं, क्योंकि ये सिंगल सेल्ड बॉडी है। एक ही सेल से पूरा अमीवा बनके तैयार हो जाता है, उसी सिंगल सेल में रिप्रोडक्शन होना है, उसी सिंगल सेल से न्यूट्रिशन होना है, उसी सिंगल सेल से रिप्रोडक्शन से लेकर के रेस्पिरेशन जितने भी फंक्शन से सारे के सारे होने हैं। तो ये एक नया सेल गैमेट बना ही नहीं सकता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, गैमेट फॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन एक स्पेशल केस आता है तब जब हम देखते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के समय हमें पता चलता है कि एंजियोस्पर्म्स जो हैं उनके फ्लावर गैमेट का फॉर्मेशन कर रहे थे, लेकिन वहां पर फ्यूजन नहीं हो रहा था। और यहां पर क्या होता है कि मेल एंड फीमेल गैमेट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। गैमेटोजेनेसिस नाम की प्रक्रिया यहां पर हो रही होती है। मेल के अंदर होता है गैमेट का फॉर्मेशन, मेल गैमेट जिसको हम लोग कहते हैं स्पर्म, एंड फीमेल के अंदर ओवम का प्रोडक्शन हो रहा होता है। अगर हम प्लांट में बात करें तो यही हम कह देते हैं कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस। अगर हम प्लांट की बात करते हैं तो वहां पर हम कह देते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस। तो इस तरीके से हम कहते हैं क्या कि यहां पर गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है। थर्ड पॉइंट हमारे सामने क्या कहता है कि गैमेट फ्यूजन डज नॉट टेक्स प्लेस। चूंकि गैमेट बना ही नहीं तो गैमेट के फ्यूज होने के चांसेस ही नहीं है। इन स्पेशल केस जहां पर गैमेट बन भी जाता है, मान लो कि एंजियोस्पर्म्स का वो केस जहां पर गैमेट बन भी जा रहा है लेकिन वहां पर भी गैमेट का फ्यूजन नहीं होगा, इस बात की 100% गारंटी है। तो वही चीज यहां पर लिखता है कि गैमेट फ्यूजन डज नॉट टेक्स प्लेस। किसी भी कंडीशन में गैमेट का फ्यूजन नहीं होने वाला है। और इस केस की बात करें, अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट को आपस में फ्यूज होना ही होगा। मेल गैमेट N प्लस फीमेल गैमेट N ये फ्यूज करके बनाएंगे 2N
और इस तरीके से फिर एक नया सेल जाइगोट बन के तैयार होगा और फिर इस जाइगोट के अंदर सेल डिवीजन स्टार्ट होगा जो धीरे 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 आगे जाकर एक नए ऑफस्प्रिंग में चेंज होने वाला है। समझ में आ रही है? चीजें आसान है क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको हमने अपने क्लास 10th में भी पढ़ा था। जब क्लास 10th में हम ये चीज पढ़ रहे थे, रिप्रोडक्शन नाम का चैप्टर, तो वहां पर भी हमें देखने को मिला था कि भाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, क्या क्या हाइलाइट्स हैं, वो सब हमने देखा था। हमने अपने अभी क्लास 12 के लेक्चर में भी देखा है, हमने माइंड मैप में देखा है, हमने शॉर्ट आंसर में भी देखा और हमसे अब लॉन्ग में पूछ दिया है, तो यहां पर भी हम इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं। फिर यहां पर है कि चूंकि गैमेट का फ्यूजन नहीं होगा, किसी तरीके का मिक्सअप नहीं हो रहा है, जो जैसा था एज इट इज वैसा ही रह जाएगा, इसलिए हमारा फोर्थ पॉइंट हमसे यह कहता है कि ऑफस्प्रिंग्स विल बी एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट। और इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसी चीज को हम लोग कहते हैं क्लोन। हमने डिस्कस किया था कि जब कोई ऑफस्प्रिंग अपने पेरेंट से 100% जेनेटिकली एज वेल एज मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होगा तो हम कह देंगे कि ये ऑफस्प्रिंग जो है वो अपने मां बाप से क्लोन है। और वही चीज ये कह रहा है कि चूंकि गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होना है, दैट इज वाई हम कह सकते हैं कि जो ऑफस्प्रिंग बन के तैयार होगा वो अपने मां बाप से 100% जेनेटिकली एज वेल एज मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होगा और हम इसे एक स्पेशल टर्म से बुलाएंगे और उस टर्म को हम कहते हैं क्लोन। ये वाला जो क्लोन है हम ये कहते हैं। और अगर हम बात करें वहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो चूंकि यहां पर मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट आपस में आकर के मिलने हैं, यहां पर चीजों को मिक्स होना है, तो यहां पर क्या हो जाएगा कि ऑफस्प्रिंग्स आर वेरिएडली जेनेटिकली एंड फिजिकली फ्रॉम पेरेंट। तो वो पेरेंट से थोड़ा ही सही बट वेरिएशन दिखाएंगे, चूंकि कुछ कैरेक्टर उस बच्चे में उसकी मां से आने वाला है और कुछ कैरेक्टर उस बच्चे में उसके पिता से आने वाला है। तो दोनों मदर एंड फादर दोनों के कैरेक्टर्स जब आकर के मिक्स हो जाएंगे तो हम कह सकते हैं कि जो ऑफस्प्रिंग बनकर के तैयार होगा वो अपने पेरेंट से थोड़ा सा वेरिएशन शो करेगा। क्लियर है चीजें? आगे बढ़ते हैं और पांचवा डिफरेंस हमसे क्या पूछ रहा है। पांचवें डिफरेंस में हम क्या लिख सकते हैं? हम पांचवें डिफरेंस में कह सकते हैं कि चूंकि ये एग्जैक्ट कॉपी है अपने मां बाप का, तो इसमें किसी तरीके का वेरिएशन नहीं आया। तो वही चीज कह रहा है कि जेनेटिक वेरिएशन डज नॉट टेक्स प्लेस। यहां पर जेनेटिक वेरिएशन बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगा। आज से 100 जनरेशन पहले अमीबा जैसा था, आज भी अमीबा वैसा है और आने वाला इसका 100 जनरेशन जो है वो भी बिल्कुल ऐसा ही होगा, क्योंकि जो उसके फादर जैसे थे, मतलब उसका पेरेंट जैसे थे, सेम उसी तरीके का कॉपी इधर बन के तैयार हुआ, फिर एग्जैक्ट कॉपी बना तीसरा जनरेशन, चौथे जनरेशन में भी वही चीज रिपीट हुआ, पांचवें, छठे, सातवें, ऐसे करके जो हजारों जनरेशन, लाखों जनरेशन बाद भी अमीबा वैसा का वैसा ही है, क्योंकि वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है। वही चीज यहां पर मेंशन किया गया है कि जेनेटिक वेरिएशन डज नॉट टेक्स प्लेस। जेनेटिक वेरिएशन हमें नहीं देखने को मिलेगा, इस चीज को हमें यहां पर बिठा लेना है। फिर पांचवा पॉइंट इधर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले में कह रहा है कि द जेनेटिक वेरिएशन टेक्स प्लेस। जेनेटिक वेरिएशन मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि फादर साहब ने अपनी कुछ चीजें दी, मदर ने अपनी कुछ चीजें दी, दोनों का चीज यहां पर आके मिक्स हो गया और अब जो इंडिविजुअल बन के तैयार हुआ उसने कहा कि मेरे अंदर फादर के कुछ कैरेक्टर है, मेरे अंदर मदर का कुछ कैरेक्टर है और मैं जो हूं अपने मां बाप से थोड़ा सा वेरिएशन शो कर रहा हूं। और एक पॉइंट जो यहां पर मेंशन नहीं है, मैं तुम्हें बता रहा हूं, वो तुम्हारे लिए बहुत कॉमन होगा समझना, कि चूंकि इस वाले केस में किसी तरीके का वेरिएशन नहीं है, तो ये वाला जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है इसका इवोल्यूशन से कोई लेना देना नहीं होगा। चूंकि वेरिएशन नहीं है तो इवोल्यूशन हमें नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है। और अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो चूंकि यहां पर बहुत सारे वेरिएशन हमें देखने को मिलते हैं, थोड़ा सा वेरिएशन मिला, मान लो 0.0001% वेरिएशन मिलता है किसमें? जनरेशन 1 में। जनरेशन 2, 3, 4, 5, 6, 7, जब 100, 200, 500, 1000 जनरेशंस के बाद हमें कुछ वेरिएशन जो है ऐसा जो हम आंखों से देख सकते हैं, ऐसा कुछ चेंजेस दिखाई देगा और इसी चेंजेस से क्या होगा? इवोल्यूशन होगा, मतलब एक नए स्पीशीज का जन्म हो सकता है। तो ये रही चीजें, डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसको आप नोट करेंगे, नोट करने के बाद आप इसका हो सके तो स्क्रीनशॉट भी निकालेंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ, जिसमें हमसे पूछा जा रहा है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं उसके बारे में भी हमें बताना है। तो पहले आप इसका
स्क्रीनशॉट निकालें, आप इसके बारे में नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब देखते हैं हम इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, जिसमें हमसे बोला जा रहा है, तो वो कह रहा है कि डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एग्जिबिटेड बाय यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो कहने का मतलब यह है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसका मतलब यह है कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बने हैं सिर्फ सिंगल सेल से, सिर्फ सिंगल सेल से बने हैं, उनके अंदर किस तरीके से हो रहा होता है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो हम चलते हैं कि और देखते हैं कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन है जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म करते हैं। तो यहां पर हमने ले लिया है दो, एक हमने ले लिया है बाइनरी फिजन को और दूसरा हमने ले लिया है बडिंग को। बाइनरी फिजन की अगर हम बात करें तो हम जानते हैं कि बाइनरी फिजन एक ऐसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें कि एक सिंगल सेल जो होता है वो डिवाइड करता है और डिवाइड करके दो सेल्स में वो टूट जाता है, डिवाइड करके वो दो सेल्स में टूट जाता है। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो अमीबा है, अमीबा एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है कि ये रहा उसका पेरेंट बॉडी। जब इसका बॉडी मैच्योर होता है तो आफ्टर मैच्योरेशन ये क्या करता है, ये दो छोटे छोटे इस तरीके से अमीबा में ये टूट जाता है। तो इस तरीके से ये कर लेता है अपने अंदर एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन का। बाइनरी फिजन के बाद हमारे पास जो हमारा सेकेंड पॉइंट है दैट इज द बडिंग। बडिंग कहने का मतलब यह है कि हमने डिस्कस किया है अपने माइंड मैप में कि बडिंग एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो बर्ड्स का फॉर्मेशन करते हैं, बर्ड बनाते हैं। कहने का मतलब यह है कि ये कोई पेरेंट बॉडी है, ये पेरेंट बॉडी है, इस पेरेंट बॉडी ने क्या किया, एक बर्ड बनाया और ये बर्ड जो है क्या हुआ, मैच्योर होता है एंड आफ्टर मैच्योरेशन ये क्या होता है, एक नए बॉडी में चेंज हो जाता है, एक नए बॉडी में चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि विदाउट द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स यहां पर क्या हुआ कि बडिंग के मदद से यहां पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। अब यहां पर एग्जांपल दे रखा है ईस्ट का, तो हम जानते हैं अगर ये ईस्ट है तो इस तरीके से ये बडिंग करता चला जाएगा, इस तरीके से ये बडिंग करता चला जाएगा और 1 से 2, 2 से 4, इस तरीके से ये जो नए बर्ड्स का ये जो फॉर्मेशन कर रहा है इस तरीके से फिर एक नए लिविंग ऑर्गेनिज्म को ये बना करके तैयार कर देगा। तो ये रहे कुछ टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एग्जिबिटेड बाय यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसको क्या करोगे तुम, इसको तुम नोट कर लोगे। नोट करने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हमसे क्या पूछ रहा है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के तरफ कि भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे हमारा क्या पूछा जा रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछ रहा है वो है कि डू ऑल द गैमेट्स फॉर्म्ड फ्रॉम ए पेरेंट ऑर्गेनिज्म हैव द सेम जेनेटिक कंपोजिशन, और ब्रैकेट के अंदर डाल दिया है आइडेंटिकल डीएनए कॉपीज ऑफ द पेरेंटल जीनोम। फिर कह रहा है कि एनालाइज द सिचुएशन विद द बैकग्राउंड ऑफ गैमेटोजेनेसिस एंड प्रोवाइड और गिव सुटेबल एक्सप्लेनेशन। तो कहने का मतलब यह है कि यहां पर एक चीज आ गई है अबाउट द सुटेबल एक्सप्लेनेशन। लॉन्ग कहने का मतलब यही है कि हमें एक्सप्लेनेशन जो है वो बहुत ही तगड़ा देना होगा। तगड़े एक्सप्लेनेशन के बिना हम लॉन्ग आंसर को कंप्लीट नहीं करवा सकते। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार समझने की कोशिश कहते हैं कि बोल रहा है कि डू ऑल द गैमेट्स फॉर्म्ड फ्रॉम ए पेरेंट ऑर्गेनिज्म। कोई एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म है और उसमें जितने भी गैमेट फॉर्म हो रहे हैं कि उसमें सेम जेनेटिक कंपोजिशन होगा। जेनेटिक कंपोजिशन कहने का मतलब है कि आइडेंटिकल डीएनए कॉपीज होंगी क्या उनमें, इस चीज के बारे में तुम्हें समझना है। गैमेटोजेनेसिस को ध्यान में लेकर के तुम चलोगे और एक परफेक्ट एक्सप्लेनेशन के साथ इसको तुम इसका आंसर लिखोगे। कैसे लिखेंगे हम, तो हम कहेंगे कि द गैमेट ऑफ द पेरेंट डू नॉट हैव द सेम जेनेटिक कंपोजिशन। क्या कह रहा है, डू नॉट हैव द सेम जेनेटिक कंपोजिशन। सेम जेनेटिक कंपोजिशन नहीं है। अब बोल रहा है क्यों, क्योंकि दे डू नॉट हैव आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ डीएनए। अब हम क्या करते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं। 46 क्रोमोसोम की बात करें तो हम यहां पर कह सकते हैं कि 23 पेयर की बात हो रही है। 23 पेयर में क्या होता है कि इस तरीके से अगर हम इसको दो भाग में बांटे तो हम कह सकते हैं कि एक तरफ आ जाएगा नंबर 44 और एक तरफ आ जाएगा नंबर 2। ये 44 की बात करें तो यहां पर बात हो रही है 22 पेयर की और यहां पर हम बात कर लेते हैं किसी एक पेयर की।
हम ह्यूमंस के एग्जांपल लेके चल रहे हैं। इस 22 पेयर का नाम होता है ऑटोजोम्स, और इस वाले चीज को हम लोग कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। ऑटोजोम की बात करें तो ऑटोजोम वो क्रोमोसोम्स होते हैं जो हमारे अंदर मौजूद डिफरेंट डिफरेंट जो बॉडी पार्ट्स हैं उसके लिए कोड करते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे आंख का कलर क्या होगा, आपकी आंख का कलर क्या होगा, आपकी स्किन का कलर कैसा होगा, आपका हेयर का नेचर कैसा हो, क्या वो सॉफ्ट है या फिर वो हार्ड है, क्या वो आपका जो हेयर है वो ब्लैक है या ब्राउन है, इन सारी चीजों को कोड करेगा ये। एंड वो जो सेक्स क्रोमोसोम है वो डिसाइड करेगा कि आप मेल होने वाले हैं या फीमेल होने वाले हैं, या इन स्पेशल केसेस आप जो हैं ना मेल होंगे ना फीमेल, या फिर वो क्या होता है ट्रांसजेंडर की कैटेगरी में गिरता है। तो वो एक स्पेशल केस है, उसको हम अभी साइड करके चलते हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब ये 46 डिवाइड होके ये अलग अलग बहुत सारे ये गेमेट्स में जब चेंज हो जाएगा, मान लो ये बहुत सारे गेमेट्स में चेंज हुआ, और चूंकि ये दो कौन से होते हैं, तो ये दो होता है, एक होता है एक्स और एक होता है वाई इन केस ऑफ मेल। तो इस 44 में से 22 तो ये ले लेगा, हो सकता है 22 प्लस एक्स हो, ये हो सकता है कि ये वाला जो है वो 22 प्लस वाई हो, फिर ये 22 प्लस एक्स ये हो सकता है, फिर ये वाला हो सकता है कि ये 22 प्लस वाई हो। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि ये जो सारे होते हैं उनमें एग्जैक्ट कॉपी डीएनए का नहीं होता है। फिर कहता है कि इन द पैकेटाइन एंड डिप्लोटाइन स्टेज ऑफ मियोसिस 1, अब हमें जंप करके चलना होगा वापस क्लास 11th में, और हमें रिकॉल करना होगा हमारा वो चैप्टर जिसका नाम था सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, जहां पर हमने देखा था मियोसिस नाम का एक टॉपिक। मियोसिस क्या होता है, मियोसिस कैसे होता है, मियोसिस दो पार्ट में कंप्लीट होता है, पहला होता है मियोसिस फर्स्ट एंड द सेकंड वन इज मियोसिस सेकंड। तो मियोसिस फर्स्ट में जो ये पैकेटाइन एंड डिप्लोटाइन वाला स्टेज था, यहां पर क्या हो रहा था, जो क्रॉसिंग ओवर हो रहे थे, इस दौरान क्या था कि जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है इसमें क्रॉस हो रहा था, और उसके बाद क्या रहा था, दिस शिफ्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए फ्रॉम वन क्रोमेटिड टू अनदर in a random manner, resulting in several new composition of DNA sequence. As a result, when meiotic division is completed, gamete possesses DNA with varying degree of variations. तो यहां पर क्या हो रहा था, क्रोमोसोम्स में जब ओवरलैपिंग हो रही थी, वो एक के ऊपर दूसरा चल रहा था, इस दौरान कुछ चीजों में मिक्सअप हो रहा था, और उसके बाद आफ्टर मियोसिस जो गेमेट बन के तैयार हो रहा था, जो डॉटर सेल्स बन के तैयार हो रहे थे, उनमें वेरिएशन देखने को मिल रहा था। तो हम ये चीज कह सकते हैं कि पेरेंटल बॉडी से जो उसके डॉटर सेल्स में जो बन के आता है डीएनए, वो एग्जैक्ट कॉपी नहीं होता है। हम नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल आइडेंटिकल है। आप इसको नोट कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। फिर हम बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ, देखते हैं हमसे क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। तो तीसरा क्वेश्चन हमसे ये बोल रहा है कि ऑल्दो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ए लॉन्ग ड्रॉन एनर्जी इंटेंसिव कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन, many group of organism in kingdom Animalia and Plantae prefer this mode of reproduction, give at least 3 reasons for this। इसने 3 रीजन हमसे मांगा है, हम बिल्कुल ही 3 रीजन देंगे इसको, और 3 रीजन देके इस क्वेश्चन का आंसर हम कंप्लीट करेंगे। लेकिन एक बार हम चलते हैं अपने पिछले लेक्चर में, क्या वहां पर भी हमसे कुछ इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था? इस तरीके का क्वेश्चन हमसे पूछा गया था जहां बोल रहा था कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देखो इस क्वेश्चन में एक आंसर भी लिखा है, इस क्वेश्चन में एक फैक्ट भी है, और वो फैक्ट क्या है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ए लॉन्ग ड्रॉन एनर्जी इंटेंसिव कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन। ज्यादा समय में कंप्लीट हो गया, ऐसा नहीं है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी स्टार्ट हुआ और कुछ समय के बाद, कुछ मिनटों के बाद, कुछ घंटों के बाद ये कंप्लीट हो गया, ऐसा नहीं है। इसको होने में कुछ महीने लग जाते हैं, किसी किसी ऑर्गेनिज्म में 1 साल से ज्यादा भी लग जाता है। और वही कह रहा है फिर भी ऐसा क्यों है कि किंगडम एनिमेलिया के बहुत सारे मेंबर्स और किंगडम प्लांटी के बहुत सारे मेंबर्स इस काम को करना चाहते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आसान तरीका है, बहुत ही कम समय लेता है,
तो क्यों ना सभी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर लें और कम समय में अपने इस काम को कंप्लीट कर ले। सब कोई चाहता है कि अगर कोई आसान काम हो, कोई कम समय में पूरा हो जाने वाला काम हो, तो हम उस मेथड को यूज करें और अपने काम को कंप्लीट करें। लेकिन फिर भी ऐसा क्या है कि इस कॉम्प्लेक्स मोड के पीछे सभी दीवाने हैं, सभी के पीछे पागल हो रखे हैं? तो इसका जवाब हम कुछ इस तरीके से देंगे कि किंगडम एनिमेलिया एंड प्लांटी प्रेफर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बिकॉज, क्योंकि सिंस गैमेट फॉर्मेशन इज प्रिसीडेड बाय मियोसिस, मियोसिस होना है, अर्थात कहने का कि ये जो 2n नामक सेल है इसको टूटना है n और n में, और फिर क्या करना है कि 2 nn में टूट के गैमेट का फॉर्मेशन। जेनेटिक रिकॉम्बिनेंट अकरिंग ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर लीड्स टू द ग्रेट डील ऑफ वेरिएशन इन द डीएनए ऑफ गैमेट्स। अब क्या होगा, जो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि ये जो गैमेट बन करके आएगा, इसमें जो है ये जो वेरिएशन देखने को मिलेगा, ये वाला वेरिएशन देखने को मिलेगा। अब ये वेरिएशन क्या करेगा, फिर अगर ये मान लो ये मेल का केस था, ये मेल का केस था, तो सेम यही चीज अगर ये फीमेल में भी है, फीमेल वाले केस में भी क्या है कि ये वाला चीज टूटेगा एंड ये इस तरीके से 2n में टूट रहा है। अब इसका ये वाला n, मेल का और ये फीमेल का n प्लस n मिला, बना दिया 2n, जिसे हम लोग जाइगोट के नाम से जानते हैं, और ये फिर जाइगोट एक नए इंडिविजुअल में चेंज होगा। दिस वेरिएशन हेल्प्स इन इवोल्यूशन। हमने डिस्कस किया था अपने पहले क्वेश्चन में भी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशन लेके आता है। ये वेरिएशन क्या होता है, इवोल्यूशन में चेंज करवाता है। इवोल्यूशन आएगा तो क्या होगा कि ऑर्गेनिज्म में स्टेबिलिटी आएगी, उसे इस एनवायरनमेंट में रहने में आसानी होगी, और वही तीसरा पॉइंट कहता है कि द ऑर्गेनिज्म हैव बेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल इन चेंजिंग एनवायरनमेंट। जब कभी भी इवोल्यूशन होता है उस समय स्पेशिएशन होता है, कहने का मतलब एक नए स्पेशीज बन करके तैयार होते हैं। जब भी वो नया स्पेशीज बन के तैयार होता है उस टाइम क्या होता है कि जो उसके पिछले स्पेशीज में, फॉर एग्जांपल अगर हम एक इंसान की बात करें तो किसी जमाने में चिंपैंजी थे, उसके बाद धीरे धीरे जब इंसान बने तो इस केस में हमने देखा कि जो चिंपैंजीज या एप, इनमें जो तकलीफें थी, जो चीजों को वो नहीं कर पाते थे, आज एक इंसान उन चीजों को कर लेता है। तो चीजें बेहतर होती चली जाती हैं, सर्वाइवल के चांसेस बढ़ते चले जाते हैं। दैट इज वाई सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी कहलाता है। तो इस चीज को आप नोट कर लेंगे, इस चीज का आप स्क्रीनशॉट निकाल लेंगे। इसके बाद हम चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ कि वो हमसे क्या कह रहा है। तो आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ कि वो हमसे क्या कह रहा है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे सामने, और यहां पर हमसे डिफरेंस पूछा गया है दो चीजों का। पहला डिफरेंस बोल रहा है कि स्ट्रेस साइकिल एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में डिफरेंस बताओ। कह रहा है कि एक है स्ट्रेस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में डिफरेंस, और दूसरा क्वेश्चन इसमें कहता है कि ओवीपेरी एंड वीवीपेरी के बीच में डिफरेंस हमें बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि स्ट्रेस साइकिल एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को देखेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे अपने इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ। तो स्ट्रेस साइकिल की बात करें तो ये नॉन प्राइमेट्स में देखने को मिलते हैं। अगर हम सबसे पहले इधर हम देखें कि अगर तुम्हें क्लासिफिकेशन याद होगा, अगर तुम्हें आर.एच. विटेकर का वो क्लासिफिकेशन याद है जिसमें आर.एच. विटेकर साहब ने लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में बांट दिया था। स्टार्ट किया था उनने मोनेरा से, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। फिर एनिमल्स में उनने 11 फाइलम रखे थे, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्स, एस्केहेल्मिन्स, एनालिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्माटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। ये कॉर्डेटा जो था ये सबसे ज्यादा एडवांस था। इसके अंदर होने वाले हर एक चीज बहुत ही ज्यादा एडवांस थी, चाहे बात करें हम डाइजेस्टिव सिस्टम की, चाहे बात करें हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, चाहे बात करें हम सर्कुलेटरी सिस्टम की, या फिर बात करें हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की। तो इस चीज में क्या हो देखने को मिलता है कि इसी केस में यहां पर हमें देखने को मिला था एक चीज जिसे हम लोग प्यार से क्या कह रहे थे, जिसे हम लोग प्यार से मैमल्स कह रहे थे। ठीक है, इस मैमल्स की खास बात यह है कि इस मैमल्स को हमने दो चीजों में बांट दिया था। एक को हमने कह दिया था नॉन प्राइमेट्स और एक को कह दिया था प्राइमेट्स। एक का नाम क्या कह दिया था, नॉन प्राइमेट्स, और दूसरे को हम कह देते हैं प्राइमेट्स। समझ में आ रहा है? एक काम करो, पहले तुम इन दोनों डिफरेंसेस को लिख लो, फिर हम आगे इसको डिस्कस करते हैं।
तो फिर हमने यहां पर क्या देखा कि मैमल्स को भाई हमने दो कैटेगरीज में बांट दिया है, एक है नॉन प्राइमेट्स और एक है प्राइमेट। तो नॉन प्राइमेट वाला जो केस था उसमें जो साइकिल हो रहे हैं उसे हमने ईस्ट्रस साइकिल का नाम दे दिया, और जो प्राइमेट्स के अंदर होने वाला जो साइकिल है जो फीमेल्स के अंदर होता है एक्चुअली, उसे हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल का नाम दे दिया। ईस्ट्रस साइकिल की बात करें तो इसमें क्या होता है कि एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो है वो रीअब्सॉर्ब्ड हो जाते हैं, बट इस वाले केस में एंडोमेट्रियम की लाइनिंग जो है यूट्रस का वो ब्रेक डाउन होना शुरू होता है। इसको हम लोग आगे इन डिटेल पढ़ेंगे जब हम चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। उस वाले केस में हमें देखने को मिलेगा मेंस्ट्रुअल साइकिल नाम का एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बड़ा सा टॉपिक, जिससे क्वेश्चन भी आते हैं, ग्राफिकल क्वेश्चन आ सकते हैं, जिससे ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, हर तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। फिलहाल के लिए हम ये देखेंगे कि जो यूटेरस होता है, अगर हम ये यूटेरस का डायग्राम बनाएं तो इसके सबसे इनरमोस्ट लेयर को हम लोग कहते हैं एंडोमेट्रियम, और इस एंडोमेट्रियम के लाइनिंग का यहां पर क्या होता है, ब्रेकडाउन होना शुरू होता है। थर्ड वाले पार्ट में हम कह सकते हैं कि ब्लड डज नॉट फ्लो डाउन, यहां पर ब्लड नहीं देखने को मिलता है, बट इन केस ऑफ प्राइमेट्स जब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है एवरी मंथ, उस समय क्या होता है कि ब्लड का फ्लो देखने को मिलता है। ईस्ट्रस साइकिल की खास बात यह है कि कॉपुलेशन जो है वो सीजनल होता है। कहने का मतलब है कि पूरे साल ऐसा नहीं है कि वो कॉपुलेशन कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट इन दिस केस, इस वाले केस में 12 महीने पूरे साल रिप्रोडक्शन किया जा सकता है, कॉपुलेशन किया जा सकता है। एग्जाम्पल की बात करें तो इंसान आ जाएंगे, इसके एग्जाम्पल की बात करें तो काउज है, बफेलोज है, डॉग है, कैट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ईस्टर साइकिल के अंदर गिरेंगे। और इस वाले केस में ह्यूमन बींग्स हो गए, मंकी हो गया, एप हो गए, वो इस वाले केस में आकर के गिरेंगे। क्लियर है चीजें? आगे बढ़ते हैं और हम दूसरे डिफरेंस की तरफ चलते हैं, जहां हमसे बोल रहा है कि ओवीपेरी और विविपेरी के बीच में क्या डिफरेंस है। तो इसको हम इरेज करेंगे और फिर चलेंगे अपने नेक्स्ट वाले डिफरेंस की तरफ। तो नेक्स्ट डिफरेंस हमें बताना है ओवीपेरस और विविपेरस के बीच में। तो ओवीपेरस की बात करें तो ये एग लेइंग एनिमल्स होते हैं। कहने का मतलब है कि हम जानते हैं कि बहुत सारे हमारे पास एनिमल्स हैं, अधिकतर में हम बर्ड को काउंट करते हैं। बर्ड्स जो होते हैं, हमें देखने को मिलता है कि बर्ड्स एक ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो मैक्सिमम टाइम में वो क्या करते हैं, एग ले करते हैं। उसमें क्या होता है कि बच्चे को जन्म नहीं दिया जा सकता। तो जो एग लेइंग एनिमल्स होते हैं हम कह सकते हैं कि वो ओवीपेरस हैं, एंड विविपेरस वो होते हैं जो गिव बर्थ टू ए न्यू यंग वंस, जो एक नए यंग वंस को जन्म देंगे, वो कहला जाएंगे विविपेरस। फॉर एग्जांपल इंसान को ले लो। कभी सुना है कि एक इंसान ने अंडा दिया? इंसान अंडा नहीं दे सकता है क्योंकि वो एक विविपेरस है, विविपेरस एनिमल है। उसके अंदर जो बच्चे का डेवलपमेंट है वो बॉडी के अंदर कंप्लीट हो चुका होता है, तब जन्म दिया जाता है। वही चीज कह रहा है कि द एग अंडरगोज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जो मेल एंड गेमेट है, मेल गेमेट एंड फीमेल गेमेट अंदर में फर्टिलाइज करते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। यहां पे कह रहा है कि द एग में बी फर्टिलाइज्ड और अनफर्टिलाइज्ड। यहां पर एग क्या है, वो फर्टिलाइज्ड भी हो सकते हैं, एंड समटाइम्स क्या है, एग जो है वो फर्टिलाइज नहीं भी होंगे। एग जो है सो अगर फर्टिलाइज हो गया तो कोई बात ही नहीं है, क्या होना है, हम बार बार इस चीज को रिपीट कर रहे हैं, जाइगोट बनेगा, नया ऑफस्प्रिंग। जब जब केस में अनफर्टिलाइज्ड एग हो जाएगा तो यहां पर भी क्या होता है कि पार्थेनोजेनेसिस की प्रक्रिया यहां पर हो रही होती है, एंड आफ्टर दैट पार्थेनोजेनेसिस की मदद से एक नया लिविंग ऑर्गेनिज्म बनना है। फिर कह रहा है कि द यंग वंस आर प्रोटेक्टेड इनसाइड ए हार्ड कैल्शियस शीट। यहां पर अगर किसी एग का अगर हम डायग्राम बनाएं, एग एक ऐसी चीज है जो मैक्सिमम लोग खाते होंगे। कुछ कुछ वेजिटेरियन लोग हैं जो नहीं खाते होंगे, लेकिन एग को देखा सबने होगा कि एग जो होता है वो ऊपर से काफी हार्ड होता है। एक्चुअल में उसका जो सबसे ऊपर का लेयर है वो कैल्शियम से बना होता है, जिसके कारण वो हार्ड होता है, और ये हार्डनेस उससे हेल्प करता है कि उसके अंदर जो डेवलपमेंट हो रहा है किसी ऑर्गेनिज्म का वो अच्छे से हो सके। अगर हम किसी बलून के अंदर कोशिश करेंगे कि एक ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट करवा दें तो वो काफी मुश्किल है। मुश्किल क्यों है? क्योंकि उसका जो आउटर कवरिंग है वही मजबूत नहीं है। हो सकता है वो टूट जाए, और टूटने के बाद क्या होगा कि बच्चा जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा।
अगर सिस्टम हार्ड है, फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारे घर की 4 दीवारी है तो जो सबसे बाहर की दीवारी होती है उसको हम मजबूत बनाते हैं, हम 4 कॉर्नर पे 4 पिलर देते हैं, हमारा जो मेन एंट्रेंस होता है उस गेट को हम ज्यादा मजबूत बनाते हैं, और फिर जब अंदर जो हमारे घर के अंदर जो छोटे छोटे कमरे होते हैं उनका दीवार जो है वो उतना मजबूत नहीं होता, वो कंपैरेटिवली कम मजबूत होता है। ऐसा हम लोग इसलिए रखते हैं कम से कम बाहर से, सबसे बाहर वाली जगह से क्या हो जाए, प्रोटेक्शन हमें मिले। सेम वही चीज है कि ये इस चीज का बना होता है, ये कैल्शियम कंपोजिशन होते हैं इसमें, क्यों? क्योंकि ये प्रोटेक्शन इन्हें देना होता है। और इस वाले केस में क्या है कि द फर्टिलाइज्ड एग डेवलप्स इनसाइड द फीमेल बॉडी। हम जानते हैं, अगर इंसान को ही एग्जांपल लेके चलें तो हम जानते हैं कि एक बच्चे का जन्म एक मदर के वॉर्म में हो रहा होता है, और एक एग्जांपल हम मैमल्स हैं हमारे पास, और यहाँ पे एग्जांपल फिश एंड रेप्टाइल्स है। यहाँ पर एव्स भी एग्जाम्पल में दे सकते हैं। तो इसको भी आप क्या करेंगे, नोट करेंगे। आप इसको नोट कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। फिर हम आगे चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि अगला सवाल हमसे क्या पूछा जा रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जब ध्यान देते हैं कि भाई अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। द रोज प्लांट प्रोड्यूसेस लार्ज अट्रैक्टिव बाइसेक्सुअल फ्लावर। रोज प्लांट सभी को पसंद होता है। आई थिंक कि बहुत सारे लोग जिसे गार्डनिंग पसंद है, जो डिफरेंट फ्लावर्स अपने घर में लगाते हैं, शायद ही कोई होगा जिसने रोज प्लांट को अपने गार्डन में नहीं लगा करके रखा है। रोज प्लांट की बात करें तो वो लार्ज अट्रैक्टिव बाइसेक्सुअल फ्लावर देता है, बहुत ही अट्रैक्टिव होता है। स्पेशल अगर बायोलॉजिकली बात करें तो वो बाइसेक्सुअल है, कहने का मतलब मेल एंड फीमेल दोनों पार्ट्स उस प्लांट में मौजूद हैं। स्टिल फिर क्या कर रहा है, बट दे सेल्डम प्रोड्यूस फ्रूट्स। ऑन द अदर हैंड ए टोमेटो प्लांट प्रोड्यूसेस प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स थ्रू दे हैव स्मॉल फ्लावर्स। कहने का मतलब है कि एक तरफ है रोज प्लांट और एक तरफ है हमारे पास टोमेटो का। अब इन दोनों के बीच में ये क्या बोल रहा है कि इसके फ्लावर जो हैं वो लार्ज हैं, इसके फ्लावर जो हैं वो स्मॉल हैं। फिर भी क्या कह रहा है कि यहां पर जो फ्रूट है वो नहीं मिल रहा है, और यहां पर क्या है, जो फ्रूट है वो बहुत सारे फ्रूट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, फिर कह रहा है कि बोथ दीज प्लांट्स रोज एंड टोमेटो बोथ सेलेक्टेड बाय ह्यूमन बीइंग्स फॉर ए डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक, द रोज फॉर इट्स फ्लावर एंड टोमेटो फॉर इट्स फ्रूट। तो कॉमन सी चीज है कि रोज को हम लोग फ्लावर के पर्पज से यूज करते हैं, एंड टोमेटो का पेड़ अगर हमने लगाया है, प्लांट लगाया है, तो हम उम्मीद करते हैं कि इससे हमें फ्रूट मिले। हम ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि रोज का प्लांट लगा करके हमें कोई फ्रूट मिल जाएगा, या फिर हम टोमेटो का प्लांट लगा रहे हैं तो हम टोमेटो के फ्लावर का यूज करेंगे। ठीक है, रोज बीइंग वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड डू नॉट नीड टू प्रोड्यूस सीड्स। इसका जवाब हमें देना है कि ऐसा क्यों होता है ये वाला केस। तो ऐसा क्यों है कि इसका फ्लावर बहुत बड़ा है फिर भी ये फ्रूट नहीं दे पा रहा है, और उसके पास बहुत छोटे छोटे फ्लावर्स हैं, बहुत छोटे छोटे फ्लावर्स हैं, फिर भी वो फ्रूट दे दे रहा है। तो स्पेशल केसेस हो सकते हैं, उन स्पेशल केसेस को हम डिस्कस करेंगे। पहला केस ये हो सकता है कि रोज प्लांट्स में नॉट प्रोड्यूस वायबल पॉलन। हम जान रहे हैं कि पॉलन को निकलना है और पॉलन को जाना है स्टिग्मा पे, जिस प्रोसेस को हम पॉलिनेशन भी कहते हैं, कि अगर वो पॉलन उस काबिल नहीं होगा तो वो फर्टिलाइजेशन नहीं करेगा। अगर पॉलन ग्रेन, अगर वो जो पॉलन है अगर वो सक्षम है, वो निकला, वो गया, वो फर्टिलाइजेशन किया, एक नया ऑफस्प्रिंग, एक नया फ्रूट बना करके उसने तैयार किया। तो हो सकता है कि अगर इस केस में फ्रूट नहीं बन रहा है तो रोज का जो पॉलन है वो उस काबिल नहीं है कि वो एक फ्रूट का निर्माण कर सके, वो फर्टिलाइजेशन कर सके। दूसरे केस में हम कह सकते हैं कि रोज प्लांट में नॉट हैव फंक्शनल एग। या तो मेल गैमेट में खराबी होगी, पहला पॉइंट ये कह रहा है, या फिर दूसरा पार्ट ये कह रहा है कि उसके पास उसके फंक्शनल एग नहीं होंगे। ये वाला पॉइंट डील कर रहा है मेल बॉडी से, और ये वाला पॉइंट जो डील कर रहा है वो है फीमेल बॉडी से। हो सकता है मेल में खराबी है, हो सकता है फीमेल में खराबी है। तीसरा पॉइंट ये कह रहा है कि रोज प्लांट में हैव एबॉर्टिव ओव्यूल्स। अब इसकी ओव्यूल की बात आ गई तो ये वाला केस भी क्या है, ये भी फीमेल बॉडी का यहां पर डिस्कशन है। हो सकता है ओव्यूल में कुछ ऐसा हो, ओव्यूल के गड़बड़ी के कारण क्या है कि एक
नया फ्रूट जो है वो नहीं बन के मिल रहा हो। तो ये 3 केस है। कुछ केस हमें नेक्स्ट वाले पार्ट में देखना है, इसको आप नोट करेंगे। नोट करने के बाद हम चलेंगे अपने नेक्स्ट वाले पार्ट में। यहां पर 3 केस देखने को मिला। एक है मेल का केस कि भाई पॉलन में खराबी हो सकती है, वो उस लायक नहीं है। उसके बाद 2 केस कि एक हो सकता है कि उसके पास फंक्शनल एग नहीं हो, या फिर हो सकता है कि एग अगर फंक्शनल है तो ओव्यूल जो है उसी में कुछ खराबी हो। तो ये 3 केसेस हो सकते हैं। इस 3 में से कुछ भी एक होगा तो ये वाला जो फ्रूट है वो नहीं बनना है। इसको आपने नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट निकाल लिया। अब हम आगे चलेंगे। आगे चल के हम देखते हैं कि भाई हमसे तीसरा जो फोर्थ पॉइंट है वो क्या कह रहा है हमसे। तो पॉइंट नंबर डी जो चौथा पॉइंट है वो हमसे कह रहा है कि बीइंग हाइब्रिड्स द मियोटिक प्रोसेस में बी एबनॉर्मल रिजल्टिंग इन नॉन वायबल गैमेट्स। चीज तुम समझो क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि मियोसिस के दौरान जब ये 2n को टूट के n और n में बदलना था, इस वाले केस में क्या हुआ कि जब मियोसिस हो रहा था किसी तरीके की गड़बड़ी इसके अंदर होती होगी। ये जो हाइब्रिड होते हैं हो सकता है इस केस में क्या होता होगा कि जो गेमेट बनता है दैट इज नॉन वायबल, ये सक्षम नहीं है आगे जाकर के फर्टिलाइजेशन करने में। ये वाला केस भी हो सकता है। या फिर नेक्स्ट केस ये हो सकता है कि देयर में बी सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी। कहने का मतलब है कि खुद के पॉलन से जो ये क्रॉस होने वाला है वो नहीं होगा। खुद का गैमेट जो है आपस में सेम फ्लावर का मेल और सेम फ्लावर के फीमेल गैमेट्स आपस में फ्यूज नहीं होंगे। इन दोनों में एक ऐसी नेचुरल अंडरस्टैंडिंग है जिसके कारण ये पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। फिर आखिरी पॉसिबिलिटीज ये भी हो सकती है कि देयर मे बी इंटरनल बैरियर्स फॉर पॉलन ट्यूब ग्रोथ एंड और फर्टिलाइजेशन। हम नेक्स्ट चैप्टर में इस चीज को डिस्कस करने वाले हैं कि इस तरीके से अगर हम पेस्टिल को अगर हम बनाते हैं तो हमें पता है कि पॉलन यहां पर गिरने वाला है। ये पॉलन जब गिरता है तो यहां पर बन रहा होता है एक पॉलन ट्यूब जो इसको लेकर के जाता है फीमेल गैमेट के पास। तो हो सकता है रोज वाले प्लांट में कुछ ऐसा स्पेशल केस होगा जो इस चीज को पॉलन ट्यूब इसका नाम है, इस पॉलन ट्यूब के फॉर्मेशन को ये रोक रहा होगा। ये कह रहा है कि पॉलन ट्यूब तो नहीं बन सकता। तो जब पॉलन ट्यूब नहीं बनेगा तो ये पॉलन जो है वो एग के पास नहीं पहुंचेगा, और जब ये एग के पास नहीं पहुंचेगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, एंड जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ये कुछ चांसेस हैं रोज प्लांट में जिसके कारण हो सकता है कि इतना खूबसूरत फूल लेने के बावजूद, इतने ब्यूटीफुल फ्लावर्स, इतने लार्ज साइज्ड फ्लावर्स के बावजूद भी उसमें फ्रूट फॉर्मेशन नहीं होता है। उम्मीद है आपको चीजें समझ में आई होंगी। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे हमारे सामने। अब हम चलते हैं अपने लेक्चर को समाप्त करते हैं। तो यहां आ गए हम अपने आखिरी स्लाइड पर। यहां पर मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि आपको पता होगा कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको देता है बिल्कुल ही फ्री एजुकेशन। हमारे पास बहुत सारे वीडियोस हैं जिनको एक्सेस करके आप अपने नॉलेज को इनहांस कर सकते हैं। इस चीज के लिए हमारी टीम ने डेवलप किया है हमारे लिए ऐप और वेबसाइट। हमारे www.magnetbrains.com पर जाकर के आप अपने क्लास को सेलेक्ट करके, आप अपने सब्जेक्ट को सेलेक्ट करके, आप अपने जिस लेक्चर को देखना चाहते हैं उसको आप देख सकते हैं। तो आइए मैग्नेट ब्रेन्स के वेबसाइट और ऐप पर और अपने पढ़ाई को करिए आसान। तब तक के लिए हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। थैंक यू, बाय बाय।